किसान को एक मुल्क के साथ नहीं जोड़ सकते, किसान पूरी दुनिया का है, पूरे विश्व का है, उसके साथ जो इतना जुल्म हो रहा है, इसको क्यों नहीं सुलझाने की कोई भी कोशिश हो रही है? क्यों इस मुद्दे को इतना उलझाया जा रहा है? क्यों इस मुद्दे को, जो कि ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको नेशनलिज़्म और एंटी नेशनलिज़्म के साथ जोड़ा जा रहा है? पूरा देश इसने अंबानी अडानी के हाथों बेचा है। 70 साल की जो आजादी हमने अंग्रेजों से लड़ के पाई थी, इसने कोरोना काल के बहाने इसने वो पूरी के पूरी भारत की भूमि को बेच दिया है। वो जो 3 कानून है, कृषि कानून, वो काले इस तरह हैं कि वो बेच दिए गए हैं। जी का नाम लेके मोदी इतना बड़ा नौटंकीबाज, झूठा हत्यारा, जिसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही, किरदार ही रक्त से सना हुआ है। ये गोधरा से पहले से रक्त रंजित है कि ये जो खून की यात्रा निकाली गई थी, राम के नाम की जो दुकान की गई थी, तो उनको ये जानना चाहिए कि राम ने सीता के अपहरण के लिए रावण के कुल का नाश कर दिया था। और इनके यहाँ शिक्षा है, जो इनके यहाँ आरएसएस में विवाह नहीं कराया जाता, चाहे लड़कियां रेप करें, वो चाहे औरतें जला दें। ये अपनी पत्नी का नहीं हुआ, 3 महीने की ब्याहता को छोड़ दिया। ये घटिया, गिरा हुआ आदमी, पतित, चरित्रहीन, हत्यारा आदमी, असंवैधानिक, चोरी से सत्ता में बैठा हुआ, झूठ से सत्ता में बैठा हुआ आदमी। अगर कोई बच्चा गलती से लाल किले पे पहुंच भी गया, मान भी लेते हैं हम इस चीज को, चलिए, तिरंगा वहीं फहरा रहा था, वहां निशान साहब था। यदि इनका भगवा सोमनाथ की यात्रा लेके चलेगा अयोध्या तक, तो निशान साहब लाल किले पे फहरा के अगर कोई बच्चा कहता है कि हमने फहरा दिया, तो वो लाल किला शुद्ध हुआ, क्योंकि डालमिया को इस मोदी और बीजेपी सरकार और अमित शाह तड़ीपाल की सरकार ने लाल किले को, डालमिया को बेच दिया है। सत्य राज करेगा, इसमें कहाँ क्या बुरा है, क्या गलत है? मैं खुद कहती हूँ, इन द कैपेसिटी एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा, आई सो यस, खालसा राज करेगा, करेगा नहीं, कर रहा है, करेगा। सत श्री अकाल, मैं स्वरणवीर सिंह आप सबका एक बार फिर से 5K ब्रॉडकास्टिंग के अहम मुद्दे प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। आज जिस अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, वो अहम मुद्दा है किसानों का। और ये मुद्दा सिर्फ मेरा और आपका अहम मुद्दा नहीं है, हम सबका अहम मुद्दा है। इस चर्चा पर आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर इंदिरा तिवारी। इंदिरा तिवारी की इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इंदिरा तिवारी जी वो शख्स हैं जिन्होंने मोदी के खिलाफ टीएमसी की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था बनारस से। इंदिरा जी वो हैं जो हर गलत पॉलिसी पर आवाज उठाती हैं। और एक बात जो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर सेक्ट हिंदुओं की गवर्नमेंट है, सिर्फ हिंदू ही उनको सपोर्ट करते हैं। और डॉक्टर इंदिरा तिवारी एक ऐसी शख्स है जो खुद हिंदू है, लेकिन जब भी कभी गलत होता है, चाहे वो सिखों के साथ हो, मुस्लिम के साथ हो या हिंदुओं के साथ हो, उस पर वो हमेशा आवाज उठाती हैं। और आप सबको ये जानकर खुशी भी होगी कि डॉक्टर इंदिरा तिवारी हिंदू महासभा की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इस समय वो बंगाल में टीएमसी का प्रचार कार्य जो है वो संभाल रही हैं। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि उन्होंने थोड़ा सा वक्त निकालकर हमसे आज की जो चर्चा है उसमें शामिल होने का जो आग्रह था, उसके लिए उन्होंने मंजूरी दी। डॉक्टर इंदिरा जी, 5K ब्रॉडकास्टिंग और पूरी टीम वेलकम करता हूँ। स्वरणदीप जी, आपको नमस्कार करती हूँ, सत श्री अकाल करती हूँ।
और 5K ब्रॉडकास्टिंग के जरिए पूरे विश्व में व्याप्त मानवता को मैं प्रणाम करती हूँ। और जहां तक भी हमारे भारतीय बंधु बांधव हैं, उन सबको मैं अपना प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार भेजती हूँ। और ये मानवता बचाने का जो आपके माध्यम से कार्य हो रहा है, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद जी। चलिए जी, आज की बातचीत शुरू करते हैं। तो डॉक्टर इंदिरा तिवारी जी, मेन हमारा मुद्दा इस समय किसानों का है। चाहे आज आप बंगाल में भी प्रचार कर रही हैं, उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम किसानों के मुद्दे पर आए कि जो किसानों का मुद्दा है वो शुरू हुआ, एक पीक पर आया, फिर उसको 26 जनवरी का जो एक कांड हुआ उसके बाद थोड़ा सा भटकाने की कोशिश की, खालिस्तान का मुद्दा उसमें ले लिया गया, हिंदू सिख मुस्लिम का मुद्दा ले लिया गया, और वो अब मुद्दा आपके हिसाब से कहाँ खड़ा है, इसको क्यों भटकाने की कोशिश की गई, और जो गवर्नमेंट है और जो आम नागरिक है उसको किस नजरिए से देखता है? आपको मैं थोड़ा सा एक परिचय दूं कि ये ठेकेदारी हिंदू की भाजपा और आरएसएस कभी नहीं ले सकती, जो कि अंग्रेजों की एक गुलामी के लिए मशहूर थी। 1925 में इनके जो हाफ पैंटियों का जो संस्थापना हुई, वो तो क्वीन विक्टोरिया को सलाम करते थे। और जी। उन्होंने हमारे एक नहीं अनेकों शहीदों की मुखबिरी करके उनको मरवाया था। ये कभी भी स्वतंत्रता के आंदोलन में इनकी कोई भागीदारी नहीं थी। इन्होंने उसका विरोध किया। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, इन्होंने इरविन पैक्ट का विरोध किया था, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का ही विरोध किया था, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का विरोध किया था, इन्होंने लाला लाजपत राय का विरोध किया था, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया था, इन्होंने स्वामी विवेकानंद का विरोध किया था, महर्षि अरविंद का विरोध किया था। मैं जिन नामों को ले रही हूँ, ये सभी के सभी स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा और अग्रणी नेता रहे हैं। जी। जिस नेताजी का नाम लेके मोदी इतना बड़ा नौटंकीबाज, झूठा, हत्यारा, जिसका का पूरा व्यक्तित्व ही, किरदार ही रक्त से सना हुआ है, ये गोधरा से पहले से रक्त रंजित है, आज से नहीं। जब सोमनाथ यात्रा आडवाणी ने निकाली, तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को और श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि ये जो खून की यात्रा निकाली गई थी, राम के नाम की जो दुकान की गई थी, तो उनको ये जानना चाहिए कि राम ने सीता के अपहरण के लिए रावण के कुल का नाश कर दिया था। और इनके यहाँ शिक्षा है, जो इनके यहाँ आरएसएस में विवाह नहीं कराया जाता, चाहे लड़कियां रेप करें, वो हम्म। चाहे औरतें जला दें, और चाहे जला रेप करने के बाद यूपी में जला दी जाए, जहां जहां बीजेपी का शासन है। और भी जब स्वयं मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा एक बहुत बड़ा कांड, जहां पर कि संघ के प्रचारक की ही लड़की को अगवा किया गया था, जी। बेंगलोर वो भाग के गई थी। और उसको दुर्भाग्य ये है कि उस समय कांग्रेस भी अहंकार में थी। मेरे द्वारा लिखे गए कई पत्रों का उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। मैंने जब अन्ना आंदोलन उठा, तभी मैंने कहा ये अमेरिका से चलाया जा रहा एफबीआई का एक देश विरोधी षड्यंत्र है, दूसरा गांधी नहीं पैदा हो सकता। क्योंकि ये अन्ना जो है, अन्ना हजारे, ये आर्मी का भगोड़ा, कोर्ट मार्शल इस पर था। आप अरविंद केजरीवाल हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, और चाहे प्रशांत भूषण कौन है? इंदु भूषण के सुपुत्र हैं, जो अटल जी के शासनकाल में लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। जी। एक ही मंच पे ये सारे चेहरे थे, और रोजे का महीना था रमजान का, और इफ्तार कर रहे थे यही वीएचपी और आरएसएस के लोग। ये तो सिर्फ शीला दीक्षित की गवर्नमेंट और कांग्रेस की गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को गिराने का एक एक दुष्प्रयास भी था और षड्यंत्र भी था। क्योंकि उस समय की यदि आप क्लिपिंग देखेंगे न्यूज की, तो तभी 2013 में ही अंबानी ने सारे चैनलों को खरीद लिया था। उस समय जो अन्ना हजारे का वो लोकपाल आंदोलन चल रहा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल सारे नौटंकी और भाड़ वहां पे एकत्रित हुए थे, जी। वो पूरा का पूरा न्यूज चैनल हो, चाहे आज तक हो, चाहे न्यूज 18 हो, कोई भी हो, विदाउट कमर्शियल ब्रेक चल रहा था। आप ये बताएं, आप भी चलाते हैं चैनल, उसका खर्चा आता है, हर बिल्कुल। चीज का मीटर। आदमी जब जन्म ले लेता है, तब से हर खर्चे का मीटर शुरू हो जाता है। 6 करोड़
1 घंटे की अपलिंकिंग का देना पड़ता है टीवी चैनल्स को, वो कौन दे रहा था? विदाउट कमर्शियल ब्रेक इनका आंदोलन चलाया जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सरकार सोई हुई थी। उसका दुष्परिणाम पूरे देश को किस कदर भुगतना पड़ रहा है वो आज आपके सामने है। किस तरह से दमनकारी नीति से किस तरह के कुचक्र चलाए जा रहे हैं। 70 साल में जो हमने आजादी हासिल की स्वतंत्रता सेनानियों के बल पे, जिस नेहरू को आज ये गाली देता है, उसकी बनाई हुई सारी जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसने सब बेच दिया है। आप ये मुगालते में भारतीय ना रहे या भारतीय जो भी विदेश में ये ना रहे, पूरा देश इसने अंबानी अडानी के हाथों बेचा है। और इसके पीछे मुंद्रा पोर्ट आपका गुजरात में है, कैलकाटा पोर्ट, इधर झारखंड में जो पावर हाइडल पावर्स हैं या थर्मल पावर्स प्रोजेक्ट्स हैं या माइनिंग है, वो अडानी को बेची जा रही हैं। आप ये भी देखिए कि अडानी को ऑस्ट्रेलिया में बैन है, दुनिया भर में बैन है, वो कैसे फायदा लेता है। एक होता है शिपिंग का, आपको पता होगा इकोनॉमी, जहां से लोड होता है माल जी। और जहां अनलोड होता है, वहां के मुताबिक जो है आप जिस कंट्री को माल जा रहा है उसको दिया जाता है। तो क्या है कि वहां से ऑस्ट्रेलिया से शिप चलती है अडानी की $3 लाख पे, और वो वाया दुबई होके आती है एक फेक कंपनी के नाम से। इंडिया पे जब वो अनलोड होती है तो वो $42 लाख हो जाता है। उसको पेमेंट कौन करती है? भारत की सरकार करती है। सरकार कौन है? हमारी जनता के खून पसीने की कमाई से बने हुए या टैक्स के माध्यम से जिस तरह से लिया जा रहा है, उससे उगाही कर रही है। तो मोदी ने किया क्या? विकास के नाम पे नोटबंदी करके 27 करोड़ नौकरियां खा ली, स्त्री धन को लूटा। तथाकथित हिंदू रावण भी साधु का वेश रख के आया था, सीता मैया का अपहरण किया था। ये भी हिंदू का नाम लेकर के आया, राम की दुकान चलाया। और इसके शासनकाल में उत्तराखंड में मैं बाय नेम बता रही हूँ, सुमन त्रिपाठी, इनकी दुर्गा वाहिनी की वाइस प्रेसिडेंट रही है वो। और मैं पूरा डिटेल आपको वो दे दूंगी, वो पूरा लिखित है। इनके वहीं का जो केंद्रीय मंत्री है उत्तराखंड का और बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी है, उसने उसको बेहोश करके उसको लगातार रेप किया। जब उसने आवाज उठाई तो आरएसएस ने, इनकी दुर्गा वाहिनी ने उसको मुंह दबाने का कार्य किया, उसका मुंह बंद करने का कार्य किया, उसको डराया धमकाया। उसने कहा घर की बात है, तो उसने कहा नहीं, मेरे साथ न्याय किया जाए। उसको दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में उसको यहाँ पर बीजेपी कार्यालय और संघ कार्यालय से धमकी दे के भेजा गया। वो आज अपनी जान बचाती हुई कहाँ कहाँ फिर। इस तरह की अनगिनत लड़कियां हैं। अब हम मेन मुद्दे पर है, जो जिस बात की हमने शुरुआत की थी कि किसानों का, तो ये किस मोड़ पर जा रहा है? क्यों ये मुद्दा उछाला गया? क्यों हमारे देश का किसान एक देश का नहीं होता, किसान पूरी दुनिया का होता है, क्योंकि जो वो अन्न पैदा करता है, जो वो खाना, जो फल जो पैदा करता है, वो पता नहीं कौन से मुल्क में जाके किस गरीब की, किस भूखे की वो भूख मिटाता है। तो हम किसान को एक मुल्क के साथ नहीं जोड़ सकते। किसान पूरी दुनिया का है, पूरे विश्व का है। तो जो एक विश्व को जो फल दे रहा है, खाना दे रहा है, उसके साथ जो इतना जुल्म हो रहा है, इसको क्यों नहीं सुलझाने की कोई भी कोशिश हो रही है? क्यों इस मुद्दे को इतना उलझाया जा रहा है? क्यों इस मुद्दे को, जो कि जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है? जी। जब आपने शुरुआत की थी कि ये हिंदू का नेता, ये किसी का नेता नहीं है, ये व्यापारी व्यक्ति है। आपको इंग्लैंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जब गया था, गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, तो इसने कहा था कि मैं पहले गुजराती हूँ और मैं व्यापारी हूँ। प्रधानमंत्री रहते हुए भी इसने शी जिनपिंग को और ट्रम्प को साबरमती बुलाया था भारत को बेचने के लिए। जितनी भी यहाँ की आपके वो रोड बनाने के ठेके हों, आपका टेलीकम्युनिकेशन का ठेका हो, आपका कोई भी, आपका इवन डिफेंस इक्विपमेंट का भी ठेका हो, वो इन्हीं कंपनियों को दिया जा रहा है और उसका मीडिएटर अंबानी बन रहा है। एक दूसरी बात, अगर चाणक्य को आप सब जानते हैं, जिसने कि भारत को अलेक्जेंडर के आक्रमण से बचाया था, ऐसा कोई कर नहीं सकता। उसने अपने कौटिल्य शास्त्र जो है पॉलिटिकल साइंस पर है पूरा का पूरा, कि कैसे एक राजा को और राज्य को चलाया जाएगा। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि यदि राजा व्यापारी हो जाए
तो उसका बलपूर्वक उसको उतार के उसका वध कर दो, जो स्वयं चाणक्य ने महापद्मनंद का किया था। आपको इतिहास आपको बताएगा ये कि चंद्रगुप्त को तैयार करके चाणक्य ने इतने बड़े साम्राज्य, जैसे आज मोदी का है, एक चंद्रगुप्त ने जो है, चंद्रगुप्त को लेकर के चाणक्य ने उस महापद्मनंद का वध कर दिया था, क्योंकि वो भी व्यापारी और अहंकारी हो गया था। इसी तरह ये जो किसान आंदोलन है, ये भी आंदोलन हमेशा जनता से उठता है, सत्ता में रहने वाला आंदोलन नहीं करता। और ये तो इनका इतिहास है, ये तो हमेशा सत्ता के पुजारी थे, तब पहले अंग्रेजों की गुलामी में उनकी पूजा करते थे। आज सत्ता में है इसलिए 56 इंच का सीना है। चीन ने डोकलाम पे और लद्दाख में पूरा आधा भाग ले लिया है। 54,000 वर्ग किलोमीटर डोकलाम और अरुणाचल में लिया है, और इधर आपके लद्दाख के 8.4 पॉइंट तक ये चले आए हैं, आपकी पेंगोंग लेक ले चुके हैं। तो 56 इंच का सीना गायब है, सिर्फ वार्ता चल रही है। डरपोक आदमी है, ये बहुत डरपोक कौम है। आरएसएस बहुत डरपोक, भाजपा बहुत डरपोक गद्दार कौम है, सीधी सी बात है। और एग्रेरियन सोसाइटी जो है, पूरी दुनिया जो है, बगैर कृषि के आप मशीन नहीं खा सकते। जैसे आप समुद्र का पानी तो बहुत है, 70% है, लेकिन उसको पी नहीं सकते। उसी तरह बगैर अन्न के आप चाहे पिज्जा खाएं, चाहे ब्रेड खाएं, चाहे आप चावल खाएं, चाहे दाल खाएं, चाहे आप रोटी खाएं, चाहे आप नूडल्स खाएं, खाएंगे तो अन्न आप, जी। सब्जी खाएंगे, वो किसी भी फॉर्म में। लेकिन इसने जो वो 70 साल की जो आजादी हमने अंग्रेजों से लड़के पाई थी, इसने कोरोना काल के बहाने इसने वो पूरी के पूरी भारत की भूमि को बेच दिया है। वो जो 3 कानून है, कृषि कानून, वो जी। काले इस तरह हैं कि वो बेच दिए गए हैं, और उसमें एपिलेट अथॉरिटी एसडीएम है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस देश में ब्यूरोक्रेसी इतनी करप्ट है कि जो ब्यूरोक्रेसी उसको 58 साल की नौकरी के लिए आती है, और वो एक नेता की चाटुकारिता करती, चाहे तो नेता को अंदर बंद कर दे, इवन पीएम तक को बंद कर सकती है। वो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिकी हुई है। एक एसडीएम लेवल का आदमी, उसकी औकात है कि अंबानी खड़ा हो जाएगा और उसको पैसा दे देगा, वो बोलेगा नहीं। वो तो ये सोचेगा कि अपनी नौकरी भी करो, अपने पुश्त की 100-150 पुश्तें पाल डालो, और उसकी कोई सुनवाई जो है कोर्ट में नहीं है। तो माने क्या है, जुडिशरी खत्म कर दी इन 3 कृषि कानूनों के माध्यम से। पहले तो उसने जुडिशरी को खत्म कर दिया, ठीक है, नोटबंदी उसने लाया, तो आप देखिए कि 27 करोड़ एक झटके में लोग बेरोजगार हो गए। लोगों का जो छोटे छोटे धंधे थे वो खत्म हो गए, छोटे जितने व्यापारी थे खत्म हो गए, खुदकुशी कर ली। 11,000 करोड़ यूपी में गन्ना का बकाया है। ये अभी इसने 16 करोड़ का अपना हेलीकॉप्टर खरीदा है। ये बोलता है मैं फकीर हूं। मैंने तो ऐसा फकीर न देखा, न सुना, न पढ़ा। फकीर जो होता है उसकी सारी दुनिया होती है। फकीर के यहाँ जात पात नहीं होती है, फकीरी का कोई धर्म नहीं होता है। फकीरी और संत का धर्म सिर्फ मानवता होता है, वहां जमीन नहीं है। जब सनातन धर्म ने कह दिया कि वसुधैव कुटुंबकम, तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? और ये भय दिखाना, जैसे आप घर में माता पिता का जो धर्म होता है, वो कितनी भी मुसीबत हो अपने बच्चों को कभी भी डरा के नहीं रखते, वो उनको बताते तक नहीं है कि किस मुश्किलात से वो परिवार को पाल रहे हैं। ये अपनी पत्नी का नहीं हुआ, 3 महीने की ब्याहता को छोड़ गया। ये आज आकर के देखिए बंगाल में किस तरह से नंगा नाच कर रहा है ममता के खिलाफ, किन अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो ये तो उसके जो भक्त हैं तथाकथित, मैं उनको हिंदू मानती नहीं, ये तो कहीं के राक्षस आए हुए हैं, रक्तबीज हैं। ये ऐसे भयंकर अपराधी हैं कि इनको अगर सरेआम काट के मारा जाए तो भी दोष नहीं लगेगा। इनकी सजा जैसे अरब कंट्रीज में होती है उसके काबिल हैं ये। और ये अंबानी अडानी के पालतू कुत्ते हैं। वो जो रोटी फेंकता है उस पर चलते हैं, क्योंकि उनके बल पर ये प्रधानमंत्री है। ये चौकीदारी भी उन्हीं की करता है। आप कुछ बचा नहीं देश के पास में। दूसरा, आपका जो कृषि कानून में जो कालापन है, पहला तो ये कि जमीनें बिक गई, 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। भारत में अभी भी अशिक्षा है, अंग्रेजी में सारे प्रोफार्मर्स हैं। उस प्रोफार्मा को एक वो सिख बेचारा जो हिंदी भी नहीं बोल पाता, वो गुरुमुखी
पंजाबी के अलावा कुछ बोल नहीं पाता, वो जब साइन करेगा अंगूठा लगा के, उसको पता ही नहीं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं। उसमें 25 साल का ठेका जाता है। 25 साल के ठेके के बाद में जब वो फसल आएगी, तो बीज खरीदेगा वो किसान, खाद खरीदेगा वो किसान, पानी बिजली सब खर्चा वो करेगा, बैंक से लोन भी वो लेगा, जमीन मॉर्टगेज वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा। आप देखिए क्या चालाकी है। तो अब वो जैसी फसल आएगी, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, 6 करोड़ का घाटा हुआ है। खोज नाम की कोई कंट्री थी, जो कंपनी थी, जो 6 करोड़ का अनाज उठा के भाग गई और दिया नहीं। अब उनको ढूंढते फिर रहे हैं एसडीएम के कोर्ट में, वो कुछ कर नहीं सकता एसडीएम, क्योंकि कोर्ट के लिए जगह ही नहीं रखी हुई, सुनवाई नहीं है। तो उन्होंने आत्महत्या करनी ही करनी, कोई चारा नहीं बचा, जमीनें भी बैंक ले लेगा उनकी। अब ये है कि जब वो, एक तो अगर आपका अनाज आया तो जो फसल आएगी आपके पास में, जी। नासिक में भी ऐसे ही हुआ है अंगूरों के लिए, वहां पर खूब ग्रेप वाइन यार्ड के लिए लगाई गई थी। और अब वो जो है, अब वो लगाना चाहते हैं, तो कंपनियां बोल दी कि अब हमें जरूरत नहीं है। अब किसान क्या करेगा, क्योंकि अब वो जमीन सिवाय उस ग्रेप वाइन को लगाने के अलावा कुछ और लगा ही नहीं सकता, जमीन इस तरह से बर्बाद कर देगा। इसी तरह अभी क्या किया है इन्होंने बाकी जगहों पे, कि धान में कह रहे हैं, जीरी जिसको पंजाब में कहते हैं, कि धान में वो नहीं, प्रोटीन नहीं है। अब आप ये बताओ कि ये प्रकृति को चैलेंज करिए, परमात्मा को चैलेंज कर रहे हैं। चावल में आप प्रोटीन कैसे लाओगे? चावल तो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड एक क्रॉप है, उसमें इंजेक्शन मारोगे आप क्या कार्बोहाइड्रेट का? तो आप तो एक्चुअली ह्यूमैनिटी के साथ खेल रहे हो, पूरी की पूरी मानवता के साथ। और ये सारे बहाने रहेंगे। अंबानी और अडानी जो हैं, वो इन्हीं तरह के बहानों से लेकर के, पहले तो चलिए जमींदारी थी, जागीरदारी थी, बहुत से लोगों के हाथ में जमीनें थी, लेकिन अब जो जमीनें हैं पूरे भारत की, वो मात्र अंबानी और अडानी के बीच में बिक चुकी हैं। बिकेंगी नहीं, बिक चुकी हैं। और आपकी जमीन चली जाएगी। तीसरा ये है कि आपने ये कहा कि उनको खालिस्तानी आतंकवादी, इनसे बड़ा आतंकवादी कौन होगा? जो राम के नाम पर हत्याएं कर रहे हैं, तो इनसे बड़ा आतंकवादी रावण कौन हो सकता है? ये वो भूल गए जस्सा सिंह अहलूवालिया, जिसने 1760 में शाह आलम के निमंत्रण पर मोहम्मद शाह अब्दाली को हराने के लिए, जबकि मराठाओं ने साथ नहीं दिया था, वो वहां गए थे और उन्होंने हराया भी था। मोहम्मद शाह अब्दाली लाल किले पे उन्होंने केसरिया निशान साहब को फहराया था और लाल किला कब्जे में कर लिया था पूरे भारत को। अगर जस्सा सिंह अहलूवालिया सिख नहीं होते तो बिक गए होते। पर जस्सा सिंह अहलूवालिया थे जिन्होंने अपने गुरुओं की परंपरा को जारी रखते हुए उसकी मर्यादा को इतना ऊंचा उठाया कि यहाँ भारत में जो भी आक्रांता आया, वो चाहे बाबर आया, हुमायूं आया, तैमूर आया, कोई भी आया, उसने तहस नहस किया, अंग्रेज आया लूट के ले गए। जस्सा सिंह अहलूवालिया जो आते हैं लाल किले पे कब्जा करते हैं, वो वापस स्वयं शाह आलम की जो मादरे वतन कहा जाता था उनको, उन्होंने ये कहा कि आप तख्ते नशीन हो। तो उन्होंने, इनका ये जवाब था कि हमारे गुरु ने हमें गद्दी के लिए नहीं तैयार किया है, ये आपने हमको मदद के लिए बुलाया था। मिट्टी की, मिट्टी माने क्या होता है? जन्मभूमि, पृथ्वी, मिट्टी की मर्यादा के लिए, उसकी रक्षा के लिए आपने बुलाया था, हमने वो कर दिया। सिर्फ हमें आप 5 गुरुद्वारे बना दें, हमें लाल किला नहीं चाहिए। उस कौम को ये घटिया, गिरा हुआ आदमी, पतित चरित्रहीन हत्यारा आदमी, असंवैधानिक, चोरी से सत्ता में बैठा हुआ, झूठ से सत्ता में बैठा हुआ आदमी सिखाएगा? ये पढ़ा लिखा ही नहीं, इसको यही नहीं पता खालसा माने सत्य होता है। संस्कृत में या हिंदी में उसी को हम कहते हैं सत्यमेव जयते। अब ऐसा होता है कि हर काल में, हर देश में, वहां की बोली में परमात्मा अपने बंदों को अवतार करके भेजता है। जिसमें उस समय नानक बादशाह थे, उसी समय नॉर्थ इंडिया में गोस्वामी तुलसीदास थे, कबीरदास थे, रैदास थे, मीराबाई इत्यादि लोग, महान आत्माएं जन्म ली हुई थी जो समाज के, मानवता के कल्याण के लिए थी। नानक बादशाह फारसी में
बाजू गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें फारसी के शब्द हैं वाणी में, उसमें कबीर के शब्द हैं, उसमें रैदास के शब्द हैं, उसमें सूरदास है, उसमें सभी कोई है। तो खालसा माने सत्य राज करेगा। जी, इसमें कहाँ क्या बुरा है, क्या गलत है? मैं खुद कहती हूँ, इन द कैपेसिटी एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा, आई सो यस, खालसा राज करेगा, करेगा नहीं, कर रहा है, करेगा। पूरे दिल्ली को जाम करके आज रखा हुआ है। हिंसा उन्होंने नहीं की। 26 जनवरी का ये षड्यंत्र था, मोदी और उसके भाड़ों के द्वारा, कायर कुत्तों के द्वारा चलाया हुआ। मैंने वहां की 32 जत्थेबंदियों को कहा था कि आप बिल्कुल भी डिफेंसिव ना हो, क्योंकि निशान साहब, अगर कोई बच्चा गलती से लाल किले पे पहुंच भी गया, मान भी लेते हैं, हम इस चीज को चलिए, तिरंगा वहीं फहरा रहा था, वहां निशान साहब था। यदि इनका भगवा सोमनाथ की यात्रा लेके चलेगा अयोध्या तक, तो निशान साहब लाल किले पे फहरा के अगर कोई बच्चा कहता है कि हमने फहरा दिया, तो वो लाल किला शुद्ध हुआ, क्योंकि डालमिया को इस मोदी और बीजेपी सरकार और अमित शाह तड़ीपाल की सरकार ने लाल किले को डालमिया को बेच दिया है। जी, किस मुंह से बोलेंगे? कौन है ये? भारतीय नहीं। एक देखिए, और आपने ये भी बोला कि मैं टीएमसी, मैं एक छोटी सी मनुष्य हूँ, और मानवता ही नहीं रहेगी तो मेरा ब्राह्मणत्व, मेरा हिंदुत्व, मेरा स्त्री जाति, मेरी फलाना जाति, मेरी ढिमाका जाति, मेरा यूपी, बनारस, बिहार, बंगाल, ये बेमानी है। जी। ये पूरा का पूरा बेमानी हो जाता है यदि अगले हम मानवता के लिए नहीं है। अगले अगले अगर आखिरी में मैं आपसे कुछ ये पूछना चाहूंगा कि अब आप किस तरफ देखती हैं इस किसानों का जो आंदोलन है उसको बढ़ते हुए, और इसको पब्लिक की सपोर्ट किस कदर मिलेगी? क्या बैसाखी पर ये एक अलग रूप लेगा, और आप जब बंगाल से फ्री होंगी क्या इसमें वापस जाएंगी या बाहर से ही सपोर्ट करेंगी? मैं उनसे लगातार जुड़ी हुई हूँ। पूरे पंजाब, हरियाणा से लोग मेरे से रोज संपर्क में रहते हैं। वहां से छोटे छोटे बहुत सारे जत्थे पूरे बंगाल में फैले हुए हैं, उन बच्चों के, सिख बच्चों के, जाट बच्चों के, राजस्थान से, जो लगातार, और हम लोग यहाँ पर इस समय सिर्फ ममता बनर्जी का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कि एक स्त्री के, एक लड़की के पीछे ये इतना बड़ा भड़ुआ आदमी है जो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो यहाँ पर आके एक 72 साल की औरत को जो जो शब्दों का अपमान कर रहा है, तो इसका वध होना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत गिरा हुआ व्यक्ति है, चरित्र से भी, अपने कर्म से भी, वाणी से भी, हर तरह से। और आपको मैं बताऊं, सेना में और पुलिस में विद्रोह हो जाएगा यदि चारों जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं उस पे यदि हमारे क्रांतिकारी ये से किसान बैठे हैं, ये जी, मात्र और मात्र हमारे सुरक्षा बलों के संरक्षण में है। ये इस मुगालते में ना रहे, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी बगावत कर जाएगी, आर्मी तो बगावत करेगी, और मैं खुद उसका आह्वान करूंगी बगावत करने का, क्योंकि किसी बीजेपी के व्यक्ति ने या उसकी संतान ने या उसके परिवार ने किसी भी आंदोलन में, किसी भी स्वतंत्रता के आंदोलन में शहादत नहीं दी। और ये तो चंदा जी भी थे, ये पहले भी जब 1992 में इन्होंने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा की थी, तब भी इन्होंने 14,000 करोड़ उगाही की थी। और अभी भी इन्होंने डरा धमका के पूरे भारत से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा उकर, ये तो भीख भीख मांगने वाले हैं। किसान अन्नदाता है, खुद का भी पेट भरता है, देश का ही नहीं पूरे विश्व का पेट भरता है। राम ने कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी हमारे, जिसने हमें जन्म दिया, और जन्मभूमि जो है उस जन्म देने वाली माँ से भी ज्यादा महान है। और इन्होंने तो उस वंदे मातरम को बेच दिया। आज बंगाल में जिस भूमि में आए हैं, इनको पता ही नहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये उद्घोष यहाँ से दिया था, और स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए ये उन्होंने गीत लिखा था। जी, और गांधी के चरखे के साथ खिंचाने से गांधी नहीं हो जाएगा, कस्तूरबा को साथ में रखना पड़ेगा, परिवार को साथ में रखना पड़ेगा। राइट, इसी तरह नेहरू का नकल नहीं उतार सकता। जब हिंदुस्तान में सुई भी बनती थी, नेहरू ने भाभा और कितने एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, रेलवे लाइन, इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, आज बैंक प्राइवेटाइज हो गए। और कुछ भी, अब भारत में कुछ भी सरकारी नहीं है, तो आपके पास नौकरियां, यदि सरकारी नहीं तो आपके पास नौकरियां नहीं है।
इसी तरह शॉल ओढ़ लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से ये बदसूरत मोदी का चेहरा रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाएगा। उसके लिए उसको जनगण मन गान लिखना पड़ेगा। जनगण मन माने कि पूरे जनराज्य गणराज्य के मन की हम बात करते हैं, ये अपने मन की बात करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण के मन की बात की थी। तो दाढ़ी बढ़ा लेने से इतना बदसूरत है कि इसका मुंह सुबह देख लो, मैं टीवी नहीं देखती अब। तो भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, देश दरिद्र हो गया, इतना मनहूस है कि इसने होली नहीं मनाने दी, होला मोहल्ला नहीं मनाने दिया। इलेक्शन होता है तो कोरोना नहीं, और होला मोहल्ला चलेगा तो कोरोना है, दिवाली मना जाएगी तो कोरोना है। इसके गुंडे जब पटाखे फोड़ते हैं, गोलियां चलाते हैं, तो तब ये कोरोना नहीं होता है। ये खुद जब ये अभी अपमान कर रहा था ममता बानो कह के, ये काशी विश्वनाथ में गया था, इसको तिलक लगाया पंडितों ने, इसने तिलक पोंछ दिया था। ये हमारी सनातन परंपरा में इसको अशुभ माना जाता है। ये देश के लिए अशुभ थे, अशुभ है, वो आपके सामने है, देश को इन्होंने बेच दिया है। जी, बहुत 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 शुक्रिया इंद्र जी, आपने बड़ी जो बातें जो लोगों के दिलों में छुपी हुई हैं, और वो बातें जो आम लोगों को शायद मालूम नहीं थी, उन बातों से आपने पर्दा उठाया, और हम इसी तरह आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। उम्मीद है आप भी जब भी हमारे दर्शकों को आपसे कुछ जानने का मन होगा तो आप उनके साथ जरूर रूबरू होगी। हम एक बार फिर आपके साथ जल्दी ही इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है यहीं तक की इजाजत देता है। हम एक बार आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार। आपके माध्यम से पूरे विश्व की मानवता का आह्वान करती हूँ, भारत की रक्षा करें, किसानों का साथ दें। भारत को बेच दिया है इसने, हमको गुलाम बना दिया फिर से। थैंक यू जी, हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया।